गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम ये 10th क्लास का सिविक्स का सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं संघवाद। और आज की हमारी हेडिंग है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। जैसा कि एक बार हम पिछला जो हमने पढ़ा था रिपीट कर लेते हैं। जैसे आपसे संघवाद के बारे में बताया था कि संघवाद क्या होता है, फिर मैंने इसकी विशेषताएं भी आपसे बताई थी। फिर जैसे बताया था कि जब जैसे बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे राज्यों में यानी संघीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, तो भारत बड़ा विशाल देश है, तो यहाँ तो संघ व्यवस्था की ज़रूरतें अधिक हैं। तो हमने ये यानी सब पढ़ लिया था एकात्मक सरकार के बारे में और बहुदलीय सरकार के बारे में। तो अब बेटा हम पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कामगार के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का नहीं। यानी कहने का क्या अर्थ है बेटा कि जो संघीय व्यवस्था यानी सक्सेसफुल है तो उसमें सिर्फ संवैधानिक होता है कानूनी प्रावधान, कानूनी यानी कानूनी या संवैधानिक प्रावधान ही जरूरी नहीं है, यानी उससे ही नहीं हुई। और भी यानी संघीय व्यवस्था में सफलता पाने के लिए या चलाने के लिए यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को यानी लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। यानी इसका भी राजनीति का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से हम संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों के बारे में यानी हम जानते हैं। जैसे कि भाषाई राज्य पढ़ेंगे हम। भाषाई राज्य भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। यानी भाषा के आधार पर भारत में जो राज्यों का यानी अलग अलग राज्य प्रांत स्थापित हुए, तो ये एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। याद रखें 1947 जब भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त से लेकर सन 2017 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बार आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए हैं। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम भी उनके बदल दिए गए हैं। तो इस जो आपकी हेडिंग बेटा मैंने बताई है, इसमें ये बताया है कि जो संघीय व्यवस्था सफल होती है, संघीय व्यवस्था में सफल होने के लिए सिर्फ संवैधानिक प्रावधान यानी कानून ही जरूरी नहीं है, उसमें यानी राजनीतिक लोकतंत्र यानी लोगों के जो अंदर भावनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखकर संघीय शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। कहने का अभाव ये है। इसके बाद जैसे नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुरानी राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि यानी कुछ राज्यों का तो गठन बेटा भारत जैसे पंजाब है तो जो पंजाबी बोलते थे, जो बंगाली हैं वो बंगाल में रहने लगे। यानी भाषा के आधार पर ऐसे भी हैं जो जिन राज्यों का गठन हुआ, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जो जिनकी संस्कृति, भूगोल या जातीयता का नाम एथनोसिटी भी आपने लिखना है कि विविधताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। यानी कई जो क्षेत्रों का यानी राज्यों का बंटवारा किया गया है वो उनकी संस्कृति, उनके भूगोल, उनकी जातीयता को भी ध्यान में रखकर ताकि उनका आदर किया जा सके। तो इस तरह से भी यानी राज्यों का बंटवारा किया गया है। और जिनका संस्कृति और भूगोल और जातीयता को ध्यान में रखकर बंटवारा किया गया है बेटा, उन राज्यों में शामिल है आपका नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। यानी जब जैसे पहले बंगाल का भी उसका पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तो उससे देश की जो अर्थव्यवस्था थी बेटा
बहुत टूट चुकी थी। तो जब लोगों ने यानी भाषा के आधार पर बंटवारे की बात की तो जो अपने राष्ट्रीय नेता थे, कई नेताओं को डर था कि इससे हमारा देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल भी दिया था। किस लिए कि कभी हमारा देश टूट ना जाए। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा, लेकिन जब हमने यानी भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया तो अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत मजबूत हुआ, यानी जो भय था उसके विपरीत हुआ। इससे देश में एकता की भावना उत्पन्न हुई और देश मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। ये आप देख सकते हैं बेटा इंडिया का मैप। इसके बाद है बेटा आपकी हेडिंग भाषा नीति। भाषा के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। भाषा नीति यानी भाषा के नियम। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे देश में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित, 1 नंबर का असाइनमेंट का क्वेश्चन आता है बेटा कि संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। भाषा राज्यों को अपनी राजभाषा, राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उल्ट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। यानी जैसे श्रीलंका ने सीली भाषा को दर्जा दे दिया था, तो ऐसा भारत ने नहीं किया। भारत ने बड़ी सावधानी से यानी व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषाई प्रदेशों की मांग थी कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। तमिलनाडु में भी इस मांग में उग्र रूप से, उग्र का अर्थ होता है बेटा तेज, यानी लोगों ने मांग की, उग्र रूप से भाग लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती थी जहां कोई लोग यानी हिंदी भाषा नहीं बोलते थे। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में लचीला रुख अपनाया। उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से यानी बच गए। जब भारतीयों ने यानी सावधानी से काम लिया तो श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में नहीं उत्पन्न हुई। इसके बाद है बेटा हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र जैसे राष्ट्र, राज्य प्रांत यानी संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। यानी जैसे हमने एकीकृत और ये पढ़ा था, अब मजबूत तो कैसे मजबूत हुआ। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक यानी कानूनी व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, यानी किस तरह की व्यवस्था को अपनाते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों पर शासन रहा। यानी पहले इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन रहकर यानी अपनी शक्तियों का प्रयोग या अपने अधिकारों का प्रयोग करती थी।
जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रही तो, यानी जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकार को यानी भंग कर देती थी, यानी जब राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन रहती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, यानी ये इसके विपरीत कार्य था। लेकिन 1990 में यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और यही दौर केंद्र यानी गठबंधन सरकार के रूप से, यानी इस गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। जैसा कि आपसे बताया गया है, डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है गठबंधन सरकार की। तो गठबंधन सरकार क्या होती है? जब दो या दो से अधिक सरकारें मिलकर किसी एक सरकार का निर्माण करती हैं। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी, यानी गठबंधन सरकार से। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। यानी ये फैसला ने, जब तक यानी गठबंधन सरकार वगैरह नहीं थी तो केंद्र सरकार यानी राज्य सरकार पर कभी भी इसको भंग कर सकती थी। लेकिन जब गठबंधन सरकार हुआ और जब न्यायालय से यानी इसको वो मिला दर्जा, तो इस प्रकार यानी अब केंद्र सरकार राज्य सरकार को भंग करने में उसके लिए मुश्किल कार्य हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है, यानी शक्तिशाली है। ये आप बेटा स्वयं पढ़ लेना कि कौन कौन सी जो अनुसूचित भाषाएं, यानी ये भारत में जैसे अभी देख हमने 22 भाषाएं हैं हिंदी समेत, तो आप इनको पढ़ लेना कौन कौन सी भाषाएं हैं, कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, इनको स्वयं पढ़ना तालिका को। तो नेक्स्ट बेटा हमारी हेडिंग आएगी भारत में विकेंद्रीकरण। ये टॉपिक बेटा हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू बेटा आज के लिए।